और बातें मैं बाद में बताऊंगा। नमस्कार। जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने डॉक्टर शाह, और खासतौर से गुजरात मॉडल के अंदर ही 3 करोड़ 80 लाख लोग जो ऑलमोस्ट बहुत करीबी के नजदीक है, बड़ी संख्या है। और जो भारत में 100 करोड़ लोगों की जो बात हमने की थी कि जिसमें 218% की वृद्धि हुई है, जो बैंक लोन अगेंस्ट द गोल्ड लिए गए, जो मॉर्टगेज करके लिया गया है, ताकि लोग रोजी रोटी के लिए अपने आटा तेल चावल खरीद सकें। हिमांशु जी, मैं आपके पास आता हूं। आपने डॉक्टर शाह की बात सुनी, और विशेष रूप से जो आंकड़े हैं आरबीआई बुलेटिन से भी या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से भी, ये काफी चौंकाने वाले हैं। अगर लोगों की एवरेज लैंड होल्डिंग 22% कम हो गई और हर साल 8.5% लैंड होल्डिंग डिक्लाइन हो रही है, मनरेगा 1 करोड़ 64 लाख से 3 करोड़ 7 लाख पे आ गया, तो जो डिस्ट्रेस है वो कितना डीप है यहाँ पर, ये इस बुलेटिन से पता लगता है। हिमांशु भाई। बिल्कुल, और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात अगर हम देखने जाए तो जिस तरीके से आंकड़े प्रोफेसर हिमंत शाह ने रखे, गुजरात में जिस तरीके का माहौल है और गुजरात में जो आंकड़े सामने आए हैं, जिस तरीके से लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं या बीपीएल के ऊपर जी रहे हैं, तो मुझे लगता है ये गुजरात मॉडल जो है उसकी जब आप बात करते हैं तो किस तरीके का मॉडल, ये सबसे पहला सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर 140 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोग जिनको सरकार राशन दे रही है, उनके अगर ये हालात है कि वो एक कर्ज के चक्कर में डूब रहे हैं, तो मुझे लगता है देश ने जिस तरीके से कर्ज लिया है 100 लाख करोड़ का, उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी बाकी के 60 करोड़ लोगों पे ही आ जाएगी। क्योंकि ना तो वो 80 करोड़ लोग आगे बढ़ पाएंगे, ना ही उनको जो बेसिक जो चीजें मिलनी चाहिए अपना जीवन बसर करने के लिए, वो नहीं मिल रही है। तो देखिए वोरा जी, ये हम कई सालों से सभी डिबेट्स में यही बोले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल मंदी का माहौल ट्रिगर किया गया नोटबंदी के जरिए। उसके बाद जिस तरीके से जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में हर एक टाइम पे मतलब गोल पोस्ट शिफ्ट किया गया, तो आपने रिसीजन ट्रिगर किया, रिसीजन के ऊपर आपने टैक्सेशन डाला, टैक्सेशन के ऊपर जिस तरीके से कोरोना का जो समय काल निकला, उसमें और गरीब होते गए लोग, लोगों को माइग्रेट करना पड़ा शहरों से, रोजगारी नहीं रही, और उसके ऊपर इन्फ्लेशन, और उसके ऊपर जॉबलेस ग्रोथ, और उसके ऊपर डेट ड्रिवन ग्रोथ। तो ये जो कॉकटेल है मेरे ख्याल से बहुत डेंजरस है, जो आप भी अपने हर एक डिबेट में बोलते हैं कि 7 पुश्तें निकल जाएंगी ये कर्ज चुकाते चुकाते। तो मुझे लगता है इस बार इस बजट में सरकार क्या दिशा निर्देश करती है देश के अर्थतंत्र को लेकर, क्योंकि हमने पिछले कई दिनों में देखा संसद में 2+2=4 वाले सवाल किए जा रहे हैं देश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर। पी चिदम्बरम जी ने बहुत क्लियरली कहा कि जब आपने कॉर्पोरेट टैक्सेशन में इतनी राहत दी है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है इन मुद्दों पे शायद सरकार को अभी, अगर 2024 के चुनाव जीतने हैं आपको, आपके पास डेफिनेटली अपना जो एक राष्ट्रवाद और धर्मवाद का जो मुद्दा है, जिसमें राम मंदिर भी और पीओके शायद वापस लाने की भी आप बात करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली 80 करोड़ लोग, और ये आरबीआई का बुलेटिन है, ये मेरा या आपका बुलेटिन नहीं है, समझ लीजिए गवर्नमेंट का बुलेटिन है, गवर्नमेंट बॉडी का बुलेटिन है। तो इसके ऊपर तो मुझे लगता है सरकार को एकदम ठोस कदम लेने पड़ेंगे। और कल जो डिबेट हमने की, जिसमें मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो सीलोज है, बेसिकली नीति आयोग अपने सीलोज में काम कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या जो भी है, ये लोग अपने अपने सीलोज में काम कर रहे हैं, और आरबीआई एक इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है मुझे ये भी पता नहीं है, उनके पास वो ऑटोनॉमी रही है कि नहीं रही है। तो ये जो अलग अलग सीलोज में काम कर रहे हैं उनको साथ आना पड़ेगा, और मुझे लगता है उस दिशा में एक इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट लोगों को सर्वाइव कैसे किया जाए। क्योंकि देखिए जो मंदी की बात 2008 में आई थी और अभी जो मंदी की बात आ रही है, उसमें फर्क ये है कि 2008 वाली मंदी में डॉक्टर रघुराम राजन नाम के एक इंसान ने, एक इकोनॉमिस्ट ने, एक व्हाइट पेपर तैयार किया था जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पढ़ा, मनरेगा की स्कीम लेके आए, चाइना के साथ अपने बायलैटरल ट्रेड्स के कुछ डोर्स खोल दिए, क्योंकि दोनों इकोनॉमीज को अफ्लोट रहना था, यही बात आ रही थी। और एक 9 महीने पहले, वो जब जनवरी 2008 में चाइना से मिलने गए थे तो प्रेस ने उन्हें पूछा था, तो उन्होंने ये बात रखी थी, प्रेस वाले उस बात को लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन 9 महीने पहले वो एक विजन और एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखी, तब जाके आप 2008 वाली जो लेमन ब्रदर वाली क्राइसिस है वो मैनेज कर गए। इस बार क्या ऐसी कोई योजनाएं हैं,
और ये आंकड़े सबसे चौंकाने वाले हैं, जिस तरीके से आपने भी आंकड़े दिए आरबीआई के बुलेटिन से कि मनरेगा में कितने लोग पहले थे, उसका ऑलमोस्ट 80% इजाफा, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो ये संख्या बढ़ती जा रही है और इस दिशा में क्या हो रहा है, आपका फोकस खाली अर्बन लोकेशंस पे और अर्बन जो मतलब टैक्स पेइंग ऑडियंस है उसके ऊपर ही है, तो भी अर्बनाइजेशन के ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि गांव में जब पैसा नहीं रहेगा, रोजगारी का आयाम नहीं रहेंगे, तो लोग शहर की तरफ आएंगे, तो वो कैसे सस्टेन करेंगे, उनको आप कैसे सस्टेन। तो एक पूरा मतलब लगता है मुझे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, उसको लेके यहाँ पे बहुत सारे सवाल या निशान है और इस बजट पे हमारी सबकी नजर रहेगी। हालांकि आपने कल जो डिबेट में जिस तरीके से बातें की उसमें तो मुझे लगता है कि बजट में भी आपके पास मतलब बहुत जगह नहीं है सिर्फ कर्जा लेने के अलावा, तो आप अगेन कर्जा ही बढ़ाएंगे ये चलाने के लिए। तो मुझे लगता है आर्थिक मोर्चों पे जिस तरीके से डॉक्टर यशवंत सिन्हा ने भी कहा था, जो एक जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे अटल बिहारी जी की सरकार में, तो उन्होंने भी कहा है कि ये गवर्नमेंट फाइनेंस के मुद्दों पे इतनी स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही है, इकोनॉमी के मुद्दों पे इतनी स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है आपको एक पूरा एक कंसेंसस लेना पड़ेगा ऐसे इकोनॉमिस्ट लोगों से, इंडस्ट्री से, सबसे मिलके और क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बैलेंसिंग टाइट रोप वाली सिचुएशन होते जा रही है, जहां पे अगर जो बात आ रही है जिस तरीके से यूरोप, अमेरिका और चाइना अगर ये महामंदी की चपेट में आते हैं तो उसकी इम्पैक्ट 69 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड नेशंस, उनके ऊपर आएगी। उनकी करेंसी पे जो इम्पैक्ट आएगी उसकी इम्पैक्ट आपको डॉलर में दिखाई देगी, और वो डॉलर का अगर कुछ सॉल्यूशन आता है, वो करेंसीज का कुछ सॉल्यूशन आता है, तो उसकी भी इम्पैक्ट भारत की जो करेंसी है उसके ऊपर पड़ेगी। तो करेंसी कितनी डेप्रिशिएट होगी, करेंसी को भी आपको कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को भी आपको कंट्रोल करना है, और सबसे बड़ी जो चिंता का विषय, जैसे आरबीआई का बुलेटिन आया है जिसमें ये आंकड़े बहुत दहलाने वाले हैं कि ये कोई होम लोन्स या एजुकेशन लोन्स के लिए पैसे नहीं लिए गए, सोना गिरवी रख के या लैंड गिरवी रख के। तो किस दिशा में ये सब जा रहा है और सरकार इसके ऊपर कौन सी ब्लूप्रिंट लाके किस तरीके से इकोनॉमिक सुनामी को सस्टेन कर पाएगी, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है। और देखिए कर्जा भी आप लेंगे तो कैसे लेंगे, क्योंकि आपको सर्विस करना है ये डेट अल्टीमेटली। और जैसे इकोनॉमिक रेटिंग पे अगर आपका कंट्री या सॉवरेन रेटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो कर्जा लेने में भी दिक्कतें होगी। ऐसा नहीं है कि आपको कर्जा आसानी से मिल जाएगा, कंट्री को ये कर्जा लेने में भी मुश्किल होगी। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये सरकार को वॉर फुटिंग बेसिस पे इकोनॉमी को लेके अगले 90 दिन में कुछ निराकरण लाने चाहिए, क्योंकि अभी हम लास्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं, लास्ट फिस्कल का लास्ट क्वार्टर इंडियन फिस्कल का। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ ठोस कदम सरकार को लेने पड़ेंगे, वरना ये ऐसी बात हो जाती है कि बहुत ही बड़ा डूबता हुआ जहाज होता जा रहा है, जिसमें कर्जे के ऊपर हम चल रहे हैं और कर्जा दिन प्रतिदिन हर भारतीय के ऊपर बढ़ रहा है। जॉब्स है नहीं, आज मैंने और आपने कर्जा लिया और जॉब नहीं, तो कुछ भी जुगाड़ करके कुछ काम करके कर लेंगे, पर ये तो देश ने लिया हुआ कर्जा है जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कोई नागरिक के ऊपर इम्पैक्ट ना हो तो